जंग आज़ादी के एक भुलाए जा चुके सिपाही की दास्तान। हेलो दोस्तों, हमारे देश के इतिहास में 1857 की जंग आज़ादी, इसमें हम हिंदुस्तानियों की हार हुई थी। इस जंग में मुग़ल ख़ानदान ने अंग्रेज़ों का बढ़ चढ़कर विरोध किया था, उनसे बढ़ चढ़कर लड़े थे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था उसकी थोड़ी बहुत बानगी ही हम लोगों की आंखों के सामने है। काफ़ी कुछ तो इतिहास के पन्नों में दब गया है, अंग्रेज़ों ने छुपा दिया था। ये बात करते करते अचानक याद आई, सन 2012 में दिल्ली मेट्रो के लिए जब वहाँ खुदाई चल रही थी तो ज़मीन के अंदर से एक मस्जिद निकल कर आई जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं थे। बाद में पता चला पुरानी किताबों से कि वो अकबराबादी मस्जिद थी जिसे शाहजहां की बेगम, मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेगम अकबराबादी महल ने बनवाया था और उसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे। उस मस्जिद को 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद अंग्रेज़ों ने ज़मींदोज़ कर दिया था, क्योंकि वो जामा मस्जिद के इलाके के जितने भी मकान थे, मस्जिदें थीं, वो सब ढाते चले गए थे और जामा मस्जिद पर उन्होंने कब्जा करके वहाँ अपने घोड़े बांध दिए थे। तो ये तमाम जुल्म उन्होंने किए हैं। ये मस्जिद जो है बिल्कुल इसका खात्मा कर दिया था और इसके ऊपर एक पार्क बना दिया था और उस पार्क में, अभी मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं नीचे लिख दूंगा। उस पार्क में अपने किसी अंग्रेज़ ऑफिसर की मूर्ति लगा दी थी। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से कहानियों को, बहुत सारी हकीकतों को अंग्रेज़ों ने दबा दिया था और अंग्रेज़ों ने तो दबाया ही क्योंकि वो उनके दुश्मन थे मुग़ल। लेकिन आज़ादी के बाद हम हिंदुस्तानियों ने क्या किया ये देखना चाहिए। इसी तरह एक कहानी है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक हकीकत है एक शहज़ादे की जिसने बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर लड़ाई लड़ी और क्रांति के असफल होने के बाद उसे हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो जितने गिरफ्तार हुए उन सब के सबको फांसी दे दी गई। उस शहज़ादे ने कोशिश की कि कहीं से वापस उसे मदद मिले और वो जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई वापस शुरू करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आइए 1857 की क्रांति के उसी गुमनाम सिपाही की कहानी आज आपके सामने पेश है। 1857 की चिलचिलाती गर्मी में मंदसौर की एक वीरान पड़ी मस्जिद ने अंग्रेज़ मुखालिफ झंडा उठाए एक 20 साल का कमसिन और ख़ूबसूरत नौजवान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को ललकार रहा था। इस नौजवान ने फ़कीर का बाना पहना हुआ था। ग्वालियर में अपनी जोशीली तकरीरों के ज़रिए उसे सिंधिया की फ़ौज की एक टुकड़ी का साथ मिल गया था, जिसके साथ वो मंदसौर की उस मस्जिद में जमा हुआ था। उसकी ललकार सुनकर हर तरफ से वतन परस्त हिंदुओं और मुसलमानों की कई टोलियां महावीर की झंडी और मजहबी हरा परचम लिए इस जिहाद में शामिल होने खींची चली आई थीं और आनन फानन में मंदसौर के किले पर इन वतन परस्तों का कब्ज़ा भी हो गया था। इस मजबूत फौज के आगे कोई टिक नहीं पाए थे। ये बहादुर फ़कीर असल में मुग़लिया सल्तनत का एक चश्मो चिराग शहज़ादा फ़िरोज़ शाह था, जो मुग़ल शहज़ादे ज़फ़रुद्दीन का बेटा और बहादुर शाह प्रथम का वंशज था। मंदसौर जीत के बाद शहज़ादे ने सीतामऊ, जावरा, प्रतापगढ़ और सालंबुर के शासकों के पास परवाने भेजे कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में फ़िरोज़ शाह का साथ दें। उस वक्त की एक अंग्रेज़ी रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त 1857 को शहज़ादे ने धार के किले का घेरा डाला। यहाँ से उसे 3 तोपें, 1200 सिपाही और 1.5 लाख रुपए की नज़र मिली, जो कि फ़िरोज़ शाह ने धार के राजा से जबरन वसूल की थी। ये अंग्रेज़ी रिपोर्ट के अल्फाज हैं। झांसी, कालपी और फर्रुखाबाद में गोरों से लोहा लेते हुए शहज़ादा बरेली पहुंचा, जो कि उस वक्त क्रांतिकारियों की राजधानी बना हुआ था। बरेली, ये सच्चाई भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जब 1857 की क्रांति उरूज पर थी तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई स्टेट थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो बरेली थी।
बरेली ने अंग्रेज़ों का बहुत मुकाबला किया। जितनी ताकत उस वक्त बरेली के पास थी, दिल्ली के पास नहीं थी। और यही वजह थी कि 1857 की क्रांति में बाकी तमाम मुल्क तो अंग्रेज़ों से हार गया, लेकिन बरेली जो है वो उसके बावजूद अंग्रेज़ों से 1 साल तक जीता रहा था। 1 साल तक बरेली यानी अपना रोहेलखंड जो है वो आज़ाद रहा था, हमारा रोहेलखंड। बरेली में 18 फरवरी 1858 को शहजादे ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा था कि कोई फरेबी और जालिम इंसान खुदा के इस फजल यानी कि हिंदुस्तान को बहुत दिनों तक यूं ही भोग नहीं सकेगा। बरेली से फिरोज शाह ने अंग्रेज़ों को छकाने के लिए एटा की तरफ बढ़ने की खबर फैलाई और संभल के रास्ते मुरादाबाद की ओर टूट पड़ा। इसके बाद शहजादे की गोरों से टक्कर सिकंदराबाद, बिस्वा, हरचंदपुर और कालपी के पास हुई। सीकर में शहजादे और अंग्रेज़ों की आखिरी भिड़ंत हुई। 1857 की क्रांति की यही आखिरी जंग थी। इसमें हार के बाद जंग आज़ादी के तीनों मजबूत सिपहसालारों यानी तात्या टोपे, राव साहब और फिरोज शाह ने एक दूसरे से आखिरी विदा ली, इस उम्मीद के साथ कि हालात बनते ही फिर मिलकर आज़ादी की जंग लड़ी जाएगी। 1859 के बाद शायद सिंध के रास्ते फिरोज शाह हिंदुस्तान से बाहर चला गया और अंग्रेज़ों के खिलाफ विदेशों से फौजी और माली मदद पाने के लिए फिरोज शाह ने जगह जगह की खाक छानी। अंग्रेज़ जासूसों ने सुराग लगाए थे कि शहजादे को बुखारा, हेरात, चेज़, मकरान और कुस्तुनतुनिया में देखा गया था। एक जासूस ने दिल्ली खबर भेजी थी कि फिरोज शाह एकदम टूटा हुआ इंसान, एक आंख से लगभग काना और लंगड़ा भी हो गया है। जून 1875 में फिरोज शाह मक्का चला गया और अपनी बेगम को खत भेजकर भारत से बुलाया। हिंदुस्तान छोड़ते वक्त शहजादे ने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया था ताकि शहजादे के जंग आज़ादी में शामिल होने के बाद अंग्रेज़ उसकी पत्नी को परेशान ना करें और अगर बेगम चाहें तो दूसरी शादी करके कम से कम भूखी तो ना मरें। ज़रा सोचिए किस दिल से उन दोनों ने इतना कठोर फैसला किया होगा। मक्का शरीफ पहुंचकर बेगम ने 1 साल तक अपने बीमार पति की सेवा की। उनके ये दिन बेहद गरीबी में गुजरे। मक्का के शेख शरीफ और तुर्की से मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन में उन्होंने गुजारा किया। आज से 145 साल पहले हिंदुस्तान के इस बहादुर सिपाही ने मक्का में आखिरी सांस ली। जद्दा के ब्रिटिश कांसुलेट जनरल ने 7 सितंबर 1878 के एक खत में अदन के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को लिखा, फिरोज शाह की मौत 17 दिसंबर 1877 को मक्का में हुई। उसे यहाँ हाजी फिरोज बिन सुल्तान मिर्ज़ा के नाम से जाना जाता था, पर वास्तव में वो दिल्ली का एक भूतपूर्व शहजादा था और 1857 के गदर से ताल्लुक़ रखता था। वो मक्का में जमादिउल अव्वल 1292 यानी कि जून 1875 में आया था और 12 ज़िलहिज 1294 यानी 17 दिसंबर 1877 तक अपनी मौत की सुबह तक यहीं रहा। उस वक्त उसकी पत्नी भी उसके साथ में थी और इन दोनों की एक बेटी हिंदुस्तान में बताई जाती है। इस खत के साथ ही बेगम की पेंशन की अर्जी भी ब्रिटिश सरकार के पास हिंदुस्तान भेजी गई थी, जिसका 4 दिसंबर 1878 में ये जवाब भेजा गया था। प्रार्थनी को बता दिया जाए कि भारत सरकार यानी कि उस वक्त की अंग्रेज़ सरकार उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि उसका पति बिना आत्मसमर्पण किए मरा है। थोड़े वक्त के बाद अंग्रेज़ सरकार ने बड़ा उपकार दिखाते हुए पेंशन की अर्जी तो मान ली, पर साथ ही ये बंदिश भी लगा दी, प्रतिबंध भी लगा दिया कि बेगम कभी लौटकर दिल्ली नहीं आएंगी। अंग्रेज़ इतिहासकारों ने फिरोज शाह के जिक्र को दबाते हुए उसे अक्सर एक मुग़ल शहज़ादा भर लिखा है, उसका नाम नहीं लिखा। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने तो अंग्रेज़ों से भी एक हाथ आगे बढ़कर देश के इस महान सपूत का कहीं जिक्र ही नहीं किया। क्या यही सिला है वतन परस्ती का? मुझे जवाब चाहिए। सूरज हूँ
जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो शपक छोड़ जाऊंगा। हर सू लगेंगे मुझसे सदाकत के इश्तिहार, हर सू मोहब्बतों के सबक छोड़ जाऊंगा।